नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनावी समर अभी चरम पर है। पहले दौर का मतदान, पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और दूसरे चरण के लिए लोग प्रयासरत हैं कि एनडीए और महागठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीट बटोर सकें ताकि पटना में उनकी सत्ता चले और सत्ता पर वो काबिज हों। 8% मतदान पिछले चरण में बढ़ा है। उस मतदान, बढ़े हुए मतदान को लेकर दोनों पक्ष में, चाहे वो एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों में खुशी की लहर है, उत्साह है कार्यकर्ताओं में। मेरे साथ हैं ज्योति झा जी। ज्योति झा जी, आपका 4th पिलर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि जो सब पूछता है कि इस चुनावी समर में जब मुहाने पर हम हैं, चुनाव के मुहाने पे, तो इस दौरान आपका मन बदलना, आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ा एक सामाजिक व्यक्तित्व के लिए राष्ट्र धर्म होता है, क्षेत्र धर्म होता है। तो चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे गरीब गुरबा किसान मजदूरों का को मैं नज़दीक से उसका दर्द देखता हूँ। मैं पिछले कई वर्षों से पहले जिस पार्टी में था उसका आवाज बुलंद करता था, मुदा आप समझ सकते हैं कि वहां पे चोरों की जमात भरा हुआ है। फुलपरास जो बाबू जानकी नंदन सिंह जी की धरती है, जो कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, उस समाजवाद की धरती पर एक दिल्ली से पॉकेट मार को लाकर के टिकट दे दिया जाता है। तो आखिर फुलपरास विधानसभा की जनता अब बहुत समझदार है। चूंकि मैं भी एक समझदार व्यक्ति हूं, राष्ट्रहित क्षेत्र हित में कौन बेहतर होगा ये मैं बेहतर से भली भांति जानता हूं, समझता हूं। अभी जो कांग्रेस की नीति है, आप देखे होइएगा कि जिस छठ पर्व को हमारी बिहार ही नहीं पूरे देश विदेश की माता बहन निर्जला व्रत रखकर छठ व्रत करते हैं, वो राहुल जी हमारे बिहार आते हैं और किस तरह से हमारे बिहार सहित देश विदेश के माता बहनों को, जो माता बहन निर्जला व्रत रख के इस ऐतिहासिक धार्मिक सूर्यनारायण भगवान का, छठ मैया का व्रत रखते हैं, उनके द्वारा बिहार की भूमि पे, मिथिला की धरती पर आकर के उपहास किया जाता है। तो इनका काम ही है कि जो देश हित में अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ उनका उपहास करना, देश के धर्मावलंबियों का उपहास करना, धार्मिकता का उपहास करना, तो ये सभी बातों को देखते हुए मैं अपने आप को वहां असहज महसूस करता था। मैंने लंबो लुआव है कि टिकट की दावेदारी आपकी भी थी, क्या मैं अगर सच हूं तो? मैं यहाँ से कोई दूसरा था ही नहीं। हाँ, आप टिकट के दावेदार थे और तो चूंकि उसे नेता नहीं चाहिए, उसे दल में रह के जो देश में विद्रोह पैदा करे। आप देख सकते हैं जैसे पड़ोसी देशों में क्या हालात है, वहां का शासक अगर कमजोर पड़ा तो क्या परिस्थितियां है। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल है, देख लीजिए आप, बांग्लादेश को देख लीजिए, जो भी कोई, श्रीलंका को देख लीजिए, जो पड़ोसी देश जिसका शासक कमजोर हुआ, वहां पे जो है शासक के साथ वहां पे देश की नीति गलत हुआ है, वहां पे अराजकता फैला है। तो उसी तरह कांग्रेस विदेशी ताकतों से मिलके, कांग्रेस को विदेशी ताकतों से फंडिंग मिल रहा है और उस पर राहुल जी मौज कर रहे हैं। देश में वो चाहते हैं जो अराजकता की स्थिति पैदा हो। आप जिस सड़क से अभी आए हैं
20 साल पहले क्या स्थिति था ये 20 साल पहले ये इतनी बड़ी बड़ी भवनें थी। 20 साल में समाज में अब कोई गरीब नहीं है। जो काम करता है उसके पास पैसा है, जो मेहनत करता है उसके पास पैसा है। हम उसी सबों को देखते हुए अपने क्षेत्र हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए मैंने भाजपा में आने का निर्णय लिया। और एक मेरी सबसे जो असली ताकत है वो ताकत मेरी ईमानदारी है, मेरी वफादारी है कि आज तक मैं जिस संगठन में रहा हूँ उस संगठन को अपनी माँ समझा हूँ, माँ की भांति उसकी सेवा किया हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं फुलपरास विधानसभा से आता हूँ, फुलपरास की हम ऐतिहासिक से जीत रहे हैं। ऐतिहासिक मत से। एक सवाल है जहां पर अभी आप बैठल हैं झंझारपुर विधानसभा में, यहाँ से हमारे भाजपा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी हैं। मुझे लगता है जो पूरे बिहार में शायद इतने ऐतिहासिक वोट से शायद कोई जीतेगा, उतने मत से। भी अपनी छवि है और जनता में भी पकड़ है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये है कि आपका हृदय परिवर्तन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2020 में भी आप जेडीयू में थे, आपको टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय दावेदारी आपने पेश किया, फिर आप कांग्रेस के साथ जुड़े और कांग्रेस में फिर से टिकट नहीं मिला, आपका फिर से हृदय परिवर्तन हो मैं गया। क्यों जुड़ा तो क्या मैं क्यों छोड़ा जदयू को 2020 में? आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो चेहरा जो बोल रहा है 2015 ईस्वी में निर्दलीय चुनाव लड़ता है, 15,000 प्लस में मत लाता है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। क्यों लाता है? क्योंकि वो क्षेत्र में काम करता है, क्षेत्र का चहेता है। तो मुझे तो क्षेत्र हित के लिए ताकत चाहिए, इसीलिए जदयू के पास मैं नहीं गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी जिस विकल्प के लिए हमको लाए थे वो सदुपयोग तो किए, मुदा मुझे स्थापित नहीं कर पाए उस देवनाथ यादव जी की विरासत को, जो चाहता था कि जनता मेरा नौकर है, उसको उसकी राजनीति को खात्मा किया और एक शिला मंडल जी को टिकट दिया। मैं उस समय इस्तीफा इसलिए दिया कि शिला मंडल जी उस टाइम में उस जदयू की सदस्य नहीं थी, घरेलू महिला थी। मैंने अपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और उस समय भी अगर किसी कार्यकर्ता को वो टिकट दिए रहते तो शायद मैं जदयू में बना रहता। और मैं कांग्रेस में इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो पुराने थे, अनुभवी थे, मुदा वो अपने कारणों से, कांग्रेस पार्टी की तो क्या स्थिति है लोग पूरे देश वाली बात ही जानता है, वो अपनी नीति के कारण उस समय भी जो कांग्रेस को वो मत आया था वो कांग्रेस का मत नहीं था, वो ज्योति झा के समर्थन का मैंने आपके बारे में कई लोगों से भी पूछा और रिसर्च भी किया। वाकई में आपकी पकड़ जो है लगभग 20 पंचायत 20 से 22 पंचायत में अच्छी खासी है। फुलपरास विधानसभा में भी अच्छा है। अभी फिलहाल मैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ, लेकिन अगर फुलपरास विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए जहाँ से शीला मंडल है एनडीए की प्रत्याशी और परिवहन मंत्री भी हैं वो, और कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी सुबोध मंडल जो जिलाध्यक्ष है उनको तो क्या लगता है कि फुलपरास में जीत किसकी होगी और जीत अगर जिसकी होगी तो कितने अंतर से होगा? फुलपरास में जीत तो मेरी सुनिश्चित है। उस जीत को बड़े अंतराल में करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। क्या इस बड़े अंतराल में फैक्टर ज्योति झा भी हो सकते हैं क्या? निश्चित रूप से, क्योंकि स्थानीय विधायक बहुत सारी विरोधाभास थी, जो विरोधाभास ज्योति झा के भाजपा में आने से बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। और मैं ऐतिहासिक वोट से यानी कि 30 से 35 हजार वोट से मैं चुनाव जीतने के लिए फुलपरास से जा रहा हूँ। और जिस जगह पर अभी आप बैठल हैं, मैं तो कहा पूरे बिहार में अगर कोई अत्यधिक मत से जीतेगा तो यहाँ के मंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, ऐतिहासिक मत से जीतने के लिए जा रहे हैं। आगे ज्योति झा का रणनीति क्या रहेगा आफ्टर चुनाव? मैं भाजपा में हूँ,
भाजपा के साथ बना रहूंगा, भाजपा के लिए काम करूंगा। मेरी जो ईमानदारी ताकत है उसके बदौलत मैं भाजपा तो खुद मजबूत है और अत्यधिक उसको घर घर तक पहुंचाने का मैं काम करूंगा। आपको क्या आश्वासन मिला है संजय सिंह की तरफ से? कुछ आश्वासन है, एक कार्यकर्ता की भांति रहना है। कुछ तो आश्वासन मिला एक होगा, कार्यकर्ता यूं ही नहीं कोई बैठ जाएगा करके। एक कार्यकर्ता की भांति रहना है, भाजपा को सशक्त करना है। मेरा संकल्प है कि आने वाले समय में फुलपरास विधानसभा के हर घर पे कमल का झंडा दिखेगा आपको। फुलपरास विधानसभा में ज्योति झा कब आएंगे? अब ये जरूरी नहीं है, विधायक तो 243 लोग ही बनेगा, तो क्या 243 लोग के अलावे और कोई दूसरा राजनीति ना करे, सामाजिक प्रक्षेत्र में ना रहे? मैं सरकारी पार्टी में हूँ, मैं राष्ट्र हित के लिए काम करता हूँ, कहीं पे झुक के नहीं रहूंगा, शेर के भांति हूँ। हाँ, जिस वर्ग को इस कलर से डर है वो वर्ग संभल जाए। वो खाएगा 10,000 रुपया उसको चाहिए, 5 किलो अनाज चाहिए, लेकिन वो दूसरे के लिए काम करेगा। वो अगर आप इस मट्टी पे रहते हैं तो इस मट्टी का फर्ज अदा कीजिए। अगर ये नहीं कीजिएगा तो आप लीजिएगा 10,000 रुपया। आपने अपने सवालों से ही सवाल के जवाब से ही 2 सवाल पैदा कर दिया। पहला सवाल तो सरकारी पार्टी, ये सरकारी पार्टी क्या होता है? सरकार में है, फिर हम सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं, तो सरकारी पार्टी कह सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कहिएगा। अभी हम सरकार में थे, फिर आ रहे हैं हम सरकार में। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, आप ही के जवाब से मैंने निकाला है। दूसरा सवाल ये है कि कोई 5 किलो अनाज लेता है, खाता उसका है, आपने भी बोला, और आप ये पहले नेता नहीं हैं, इस और भी कई नेता हैं जो भाजपा के जिनका कहना है कि खाते हैं इसका, चलते हैं रोड मोदी जी के रोड पर, पुल पर, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर। तो क्या जनता जो यहाँ बैठी हुई है उसका टैक्स नहीं जाता है क्या? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कर जाता है, क्या सरकार उससे नहीं करती है? बीजेपी अपने चंदा से क्या देश का डेवलपमेंट कर रही है? हमको भाई साहब, आप एक पत्रकार के नाते, एक इस बिहार, इस देश के नागरिक भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने क्या पहले वो सरकार नहीं थी? उस सरकार का क्या काम था? उस सरकार में IAS IPS की बेटी पत्नी सुरक्षित रहती थी? अभी की सरकार में क्या वो हालात हैं? आज से 20 साल पहले ये सड़कें थी, पहले भी तो वो सरकार था। आपकी बात पहले का जो सरकार था, और बिजली, ये 2 चीज में अमूल चूक परिवर्तन हुआ है। नहीं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो। नहीं, क्राइम की बात कर रहे हैं तो NCRB की रिपोर्ट मेरे पास भी है। NCRB की रिपोर्ट कहता है कि पहले से बढ़ा है क्राइम। ऐसा क्यों हुआ है? जबकि आप लोग रटते रहते हैं जंगल राज, तो कौन करता है? क्या बलात्कार नहीं है? हाल फिलहाल में भी वो जो क्राइम है, क्राइम होता है, अपराधी को तुरंत सजा मिलता है, तुरंत गिरफ्तारियां होती है। क्राइम कौन करता है? वही जिसे वो सत्ता की चाहत है वही क्राइम करता है। वो सत्ता की चाहत में जैसे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हम आम में सब नंगे हैं? ये देखिए, क्राइम तो होता है। पहले क्या होता था? क्राइम होता था, उसका शरण कहाँ पे होता था? मुख्यमंत्री के घर में होता था। अभी जो क्राइम होता है, किसी नेता के पास उसका संरक्षण मिलता है, उसको हवालात में जाना पड़ता है। आज बड़े बड़े जो बाहुबली बिहार में थे, क्या हुआ? क्या होता है? तुरंत जेल जाता है ना। अब ये देख लीजिए, हमारे अनंत सिंह जी की, हमारी जदयू के ऊपर प्रत्याशी थे, तुरंत जेल गए ना। अब आपके सुशासन से एक बात याद आया, अभी डिप्टी CM में विजय सिन्हा, उनका बयान वायरल है कि ये गुंडा राज है। इसका क्या मतलब है? तो ये गुंडा राज, सरकार तो जो वो अभी जो गुंडा राज का जो उदाहरण दिए हैं, देखिए, अपराध होता है, जब अपराध पे अंकुश नहीं लगा पाता है, जो अपराधी ने अपराध किया उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसको सजा नहीं मिलता है,
तब हुआ गुंडा राज। अब देखिए लोग भाई भाई में झंझट करता है, एक भाई दूसरे भाई को हत्या कर देता है। अंतिम सवाल ये है कि विपक्ष जहां मुद्दा उठाता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का और पलायन का। शिक्षा स्वास्थ्य में कमोबेश सुधार हुई है, ये मैं भी मानता हूँ, देखता भी हूँ, लेकिन पलायन जो सबसे बड़ी मुद्दा है, खास करके आप लोगों के एरिया में जो बाढ़ग्रस्त इलाका है वहां से पलायन बड़े पैमाने पे होता है। वो पलायन मिथिलांचल में वो पलायन किसने करवाया? पहले सुन लीजिए, पलायन किसने करवाया मानता हूं, लेकिन 20 साल से आपकी सरकार है, तो 20 साल से क्या औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया जा सकता था, जिसके कारण कोई भी पलायन करता है तो कोई सरकारी नौकरी तो करता नहीं है, प्राइवेट या तो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी उद्योग में अपनी सेवा दे रहा है। तो क्या बिहार को औद्योगिक हब नहीं बनाया जा सकता था, मिथिलांचल को, जो मिथिलांचल हमेशा से साथ दिया इंडिया सरकार को? देखिए, हब बनेगा आने वाले समय में, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, जो नीतीश कुमार जी का विजन है। निश्चित रूप से 20 साल पहले कहीं सड़कें नहीं थी, बिजलियां नहीं थी, तो जब अब ये सबसे परिपूर्ण हो गया मेरा मिथिला सहित पूरा बिहार देश, तो बिहार की जो पहले सड़कें चाहिए किसी भी उद्योग लगाने के लिए, बिजलियां चाहिए, तो ये तो पहले कुछ नहीं था, अब ये सब कुछ हुआ है। तो आप देखिए अभी झंझारपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जाके जो कुछ छोटा मोटा उद्योग शुरू हुआ है, आप जाकर के देखिए पंडोल इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग शुरू हुई है। जो भी चीनी मिल बंद हुआ, किसके सत्ता शासन में बंद हुआ? वही जो जंगल राज था, जो 1990 के दौर में जो सरकारें थी, उसी की सरकार में न बंद हुआ। और वर्तमान सरकार लगातार काम कर रहा है, उसका दूरगामी विजन है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस हिसाब से वो 15 साल बिहार को बर्बाद कर दिए, उस आप अगर किसी घर को तोड़ दीजिएगा तो उस घर को एक एक ईंट जोड़ने में वक्त तो लगता है ना, तो जब बनेगा तब ना वो संभलेगा। तो अब ये बिहार बन चुका है, अब उद्योगे लगेगी, फैक्ट्रियां लगेगी, हमारे जो पलायन के शिकार युवा हैं उनको लौट के अपने प्रदेश में रोजगार मिलेगा। चलिए कोई नहीं, ये अपने पक्ष रखेंगे, जिस पार्टी में ये ज्वाइन किए हैं उनकी बातों को रखेंगे, और बड़ा बेबाकी से इन्होंने रखा। मैंने कई कड़वे सवाल इनसे किया और कड़वे सवाल का जवाब इन्होंने बखूबी दिया। एक चीज़ और इन्होंने बताया कि पलायन रुकेगा, औद्योगिक क्षेत्र लगेगा और डबल इंजन की सरकार बनाइए। फिलहाल ज्योति जी को भी ये पता है कि 1.5 साल अगर निकाल दिया जाए तो 18.5 साल डबल इंजन की सरकार ही थी। इनके गृह मंत्री जो है वो बोलते हैं कि बिहार में जमीन नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है। तो बता दूं कि बिहार में 40 लाख हेक्टेयर सरकारी जमीन अभी भी है। सरकार की मंशा होनी चाहिए कि औद्योगिक हब बनाए, ताकि यहाँ के लोग पलायन न करें और फिर छठ में या दीपावली में ट्रेनों में बोरी जैसे भर भर के वापस अपने घर ना आए। सरकार, मैं आशा यही करूंगा कि सरकार जब आएगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, कोई भी सरकार आए, यहाँ औद्योगिक हब बनाए, मिथिलांचल में पलायन को